नमस्कार दोस्तों, ललितपुर लाइव टीवी में आपका स्वागत है। मैं आपका दोस्त रविजन चुंगी। सबप्रथम ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से मैं आप लोगों से अपील करना चाहता हूं कि शासन की जो गाइडलाइन है 2 गज दूरी और मास्क से ज़रूरी, समय समय पर सैनिटाइज करें, हाथ धोएं और घर में प्रवेश करने के पहले अपने उन वस्त्रों को आप अपने यथास्थान पर बाथरूम में ले जाकर गर्म पानी से धोएं। सावधानी आपके जीवन को बचा सकती है और दूसरों को जीवन को भी बचा सकती है। ललितपुर जनपद में वर्तमान में कोरोना महामारी के संक्रमण मरीजों का इफाजा हो रहा है और उनकी संख्या बढ़ने की वजह से लोग भयभीत हैं, परेशान हैं। लेकिन जहां WHO का कहना है कि आप अपने आप को डर को ख़त्म करें और अनेक महर्षियों का कहना है कि डर को ख़त्म करें। डर आपका महत्वपूर्ण है, कोरोना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। कोरोना के माध्यम से बचा जा सकता है लेकिन डर के माध्यम से नहीं बचाया जा सकता है। वर्तमान में जो कोरोना महामारी के हमारे मरीज हैं उनको प्लाज्मा जो डोनेट हो रहा है, दान हो रहा है, और किन के लिए प्लाज्मा दान होता है, किन को करना चाहिए, किन को चढ़ना चाहिए प्लाज्मा, ऐसे मरीजों के लिए प्लाज्मा चढ़ता है, किसके लिए नहीं चढ़ना चाहिए। हमारे बीच में ललितपुर जनपद के जिला चिकित्सक डॉक्टर अमित चतुर्वेदी हमारे साथ हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि प्लाज्मा किन मरीजों को चढ़ना चाहिए, किन को नहीं। सर्वप्रथम तो मैं जनपद वासियों को आश्वस्त करना चाहूँगा कि वर्तमान में जो वैश्विक महामारी चल रही है, ठीक है, पूरे दुनिया में केसेस बढ़े हैं, भारतवर्ष में भी बढ़े हैं, उसी के साथ हमारे जनपद में भी बढ़ रहे हैं। लेकिन इन सब बढ़ने के पीछे हम आप ही दोषी हैं, क्योंकि हम लोग बीच में इतनी ढिलाई कर दी थी, ना मास्क लगाते थे, ना सोशल डिस्टेंसिंग थी। उसी का परिणाम है कि आज केसेस दुनिया में और भारत में बढ़ रहे हैं। तो सर्वप्रथम तो मैं जनपद वासियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि आप लोग जो प्रथम चीज़ है कि मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग, इसका पालन करें। तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि हम इस कोरोना की महामारी से लड़ाई लड़ करके और हम जीतेंगे। मास्क कौन सा लगाना चाहिए और कैसे लगाना चाहिए? मास्क लगाने का जो मुख्य उद्देश्य है वो हमारा उद्देश्य है कि हम अपने मुंह और नाक को ढक कर रखें। हमारा जो वायरस होता है, जो कोरोना वायरस है, वो नाक और मुंह के माध्यम से हमारे शरीर में प्रवेश करता है। ये श्वास नली में जाता है और उसके बाद में लंग्स में जाता है, यानी कि फेफड़े में जाता है। अगर हम अपना मुंह ढक कर के रखेंगे, नाक और मुंह को ढक कर के रखेंगे, तो वैसे कोई भी हो, यानी कि आप चाहे N95 मास्क लगाएं या ट्रिपल लेयर मास्क लगाएं या सिंपल आप कपड़े का लगाएं। आप कपड़े का इसलिए लगाएं कि आप डेली नहीं खरीद सकते हैं, सस्ता पड़ता है, और कपड़े का आप डबल मास्क लगाएं, यानी कि 2 मास्क लगाएंगे तो आपको बेहतर रिजल्ट मिलेंगे उसके। प्लाज्मा किस मरीज को चढ़ना चाहिए? एक्चुअली मैं जो देख रहा हूँ कि हमारे केसेस जो ठीक हो रहे हैं बिल्कुल अच्छे ठीक हो जाते हैं। कुछ केसेस ऐसे होते हैं 3% 4% केसेस जो सीरियस होते जाते हैं। उसमें जो वायरस होता है वो सीधे उनके लंग्स पे इफेक्ट करता है, और लंग्स पर इफेक्ट करने के बाद में क्या होता है कि जो थ्रोम्बस होता है, यानी कि क्लॉट बन जाता है, वो क्लॉट हमारे पूरे बॉडी में नसों को जाम कर देता है, ब्लॉक कर देता है। उसकी वजह से थ्रोम्बोसिस होती है। तो और उसके बाद में हमारा किडनी फेलियर हो जाता है, लीवर फेलियर हो जाता है। तो ऐसे केसेस को हम प्लाज्मा थेरेपी देते हैं। प्लाज्मा थेरेपी एक नई थेरेपी है जो इसी कोरोना से जब से शुरुआत हुई है तो हमारा प्रयोग के तौर पे किया गया था, लेकिन आज ये इस्टेब्लिश हो चुकी है। इसमें वो लोग दान देते हैं जो पहले से कोविड पॉजिटिव हुए हैं, यानी कि पहले कोविड इन्फेक्शन हो चुका है और उनके शरीर में अच्छी खासी मात्रा में एंटीबॉडीज़ पैदा हैं, यानी कि एंटीबॉडीज़ टेस्ट कराते हैं, उनका ब्लड ग्रुप देखते हैं, उसके बाद में हम प्लाज्मा डोनेट करते हैं। तो कितने दिन बाद इस कोविड मरीज को प्लाज्मा देना चाहिए? एक्चुअली जो हमारा कोविड है, यानी कि अगर उसकी एंटीबॉडी जो नॉर्मल मानते हैं आप? विभिन्न लैब में अलग अलग मानक होते हैं। कुछ लैब में 10 तक नॉर्मल मानते हैं, कुछ लैब में 1 तक मानते हैं। अगर मान लीजिए 1 मानते हैं और हमारे बॉडी में 100-150 एंटीबॉडीज़ हैं, यानी कि अगर हम इसका प्लाज्मा देंगे तो उस पेशेंट को जो प्लाज्मा ले रहा है, जो सीरियस कंडीशन में, उसको बहुत जल्दी लाभ मिलेगा। CT स्कैन का जिला अस्पताल में क्या स्थिति है और क्या स्थिति चल रही है? हमारे जिला अस्पताल में जो CT स्कैन है उसमें प्रतिदिन करीब 10 से लेकर के 15 केसेस हो रहे थे जब हमारा ये
कोरोना की दूसरी लहर नहीं शुरू हुई थी, लेकिन जब से ये कोविड की दूसरी लहर शुरू हुई है तो हमारे साथ में हमको 2 एक्सरे टेक्नीशियन मिले हुए थे। जब एक्सरे टेक्नीशियन हमारे एक करके एक यानी कि दोनों हमारे कोविड पॉजिटिव हो गए थे, तो हमारा 3 दिन सीटी स्कैन बंद रहा था, लेकिन पिछले 4 दिन से हमारा सीटी स्कैन पुनः चालू हालत में है और प्रतिदिन 15 से लेकर के 25 तक सीटी स्कैन हो रहे हैं। आज भी हमने 25 सीटी स्कैन कराए हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग क्या होता है कि वो अपने कोविड के इन्फेक्शन को छुपा लेते हैं। वो कहते हैं नहीं मैं तो एंटीजन निगेटिव हूँ, मैं तो आरटीपीसीआर निगेटिव हूँ, रिपोर्ट भी वो दिखाते हैं। लेकिन जब सीटी स्कैन कराया जाता है तो उनमें कोविड के काफ़ी चेंजेस नज़र आते हैं और कोविड की डायग्नोसिस हम सीटी स्कैन से कर रहे हैं। अब शासन की भी गाइडलाइन आ गई है कि यदि आपको कोविड सीटी स्कैन से पता चलता है तो हम उसको भी कोविड हॉस्पिटल में भेज सकते हैं। हमारा मानना है और जनप्रतिनिधि के तौर पर जनता ये जानना चाहती है कि सीटी स्कैन किस मरीज को किस लेवल तक कराना चाहिए। एक्चुअली सीटी स्कैन उनको कराना चाहिए जिनकी SpO2 कम आ रही है और जिनको लगातार खांसी आ रही है और सांस फूल रही है, यानी कि उसका इन्फेक्शन जब फेफड़े में होता है तभी हमको सीटी स्कैन कराना चाहिए। जो एसिम्प्टोमेटिक हैं, जिनको कोई प्रॉब्लम नहीं, केवल फीवर है या सिर दर्द है या हाथ पैरों में दर्द है, कमजोरी है, उनको सीटी स्कैन बिल्कुल नहीं कराना चाहिए, क्योंकि सीटी स्कैन अपने आप में रेडिएशन शरीर में छोड़ता है जिसके प्रतिकूल इफेक्ट भी पड़ते हैं। तो लेकिन आजकल क्या ट्रेंड हो गया है कि हर कोई शख्स ये चाहता है कि हमारा सीटी स्कैन हो जाए, हमारा सीटी स्कैन हो जाए, जो कि गलत है। ऐसे लोगों को सीटी स्कैन का फ़ायदा नहीं लेना चाहिए। दूसरे लोग जो सीरियस हैं और जिनकी ऑक्सीजन कम आ रही है, मैं समझता हूँ अगर उनको सीटी स्कैन कराया जाए तो लाभदायक होगा। तो हम ये जानना चाहते हैं कि आम जो जनजीवन चल रहा है और आम जनजीवन में जो मौसम का बदलाव हो रहा है, ऐसे में नॉर्मली बुखार आना, खांसी आना, तो ऐसे समय में मरीज कब अपने आप को डर हटाकर आपसे और आप जैसे डॉक्टरों से संपर्क करें। एक्चुअली जो वर्तमान में सीज़न है, वायरल का सीज़न होता है, मौसम परिवर्तन होता है तो वायरल के केसेज आते हैं। लेकिन चूँकि इस समय कोरोना वायरस है तो हमें थोड़ा सा तो डर रहना चाहिए, लेकिन उससे इतना नहीं डरना चाहिए कि हम डिप्रेशन में चले जाएं और हम अपनी बीमारी को, जो कुछ भी नहीं है, और एक गंभीर बीमारी समझ करके एक डिप्रेशन में जा कर के अपने शरीर को खो दें। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपको सिंपल खांसी है, बुखार है, जुकाम है, इस चीज़ में आपको समझिए कि आपको वायरल है, वायरल कोरोना भी हो सकता है, तो हमें क्या करना है कि इसमें हमें SpO2 लेवल यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कितनी मात्रा है, इस पर निगरानी रखना चाहिए। हमारी ऑक्सीजन हमेशा 95 के ऊपर रहना चाहिए। अगर हमारी ऑक्सीजन 95 से नीचे आ रही है तो तुरंत जो है संपर्क करके और एंटीजन या RT-PCR की जांच कोविड-19 की डायग्नोसिस के लिए निश्चित करना चाहिए। आपके जिला हॉस्पिटल में किस तरह से इंतजाम है कोविड के अंतर्गत मरीजों के स्वभाव और स्वच्छता के बनाए रखने के लिए? देखिए, हमारे यहाँ कोविड हॉस्पिटल नहीं है, हमारे यहाँ कोविड जांच केंद्र है, साथ में आइसोलेशन वार्ड भी है जहाँ पर हमारे पास वेंटिलेटर भी है और बेड्स भी हैं, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा है हमारे पास में। ऐसा कोई भी केस आता है जिसका एंटीजन निगेटिव होता है मगर ऑक्सीजन का लेवल 90 या उसके 90 के नीचे होता है तो मैं उसको तुरंत भर्ती करता हूं और भर्ती करने के उपरांत उसको ऑक्सीजन देता हूं। उसके बाद में मैं ट्रूनाट से जांच कराता हूं। अगर पॉजिटिव आता है तो मैं कोविड हॉस्पिटल में शिफ्ट करता हूं। ऐसा कोई भी हमारे यहाँ मरीज नहीं है जिसको हम ऑक्सीजन न दे पा रहे हों। हमारे पास अभी कम से कम वर्तमान में 15 से लेकर के 20 केसेज हैं जिनको मैं ऑक्सीजन दे रहा हूं और जिनका ऑक्सीजन लेवल 70 से 80 के बीच में था। धीरे धीरे वो इम्प्रूव हो रहे हैं। हमारे साथ थे डॉक्टर अमित चतुर्वेदी जी जो मेडिसन और MD हैं, साथ में हमारे ललितपुर जिला चिकित्सालय के अधीक्षक हैं, जिन्होंने आपको कोविड के अंतर्गत, महामारी के अंतर्गत विभिन्न जानकारी दी और मेडिसिन के साथ साथ उन्होंने अपना मेंटेन बनाने के लिए जो सुझाव दिए हैं कि डरना नहीं है, हमें कोरोना से मुकाबला करना है और इस जंग को जीतना है, किसी तरह की अफवाह में नहीं पड़ना है। और कोई भी जानकारी के लिए जो शासन देश की जो गाइडलाइन है, जो टोल फ्री नंबर हैं, जो संपर्क नंबर है, उन पर फ़ोन लगाकर आप जानकारी लें और आपको किसी तरह की बीमारी है उसके लिए आप अपने चिकित्सक से संपर्क लें, परामर्श लें, जिससे आपकी बीमारी दूर हो सके। डरना नहीं है, हमें जीतना है जंग कोरोना की। और हम इसी के तहत अपने ललितपुर लाइव टीवी के माध्यम से पुनः अपील करते हैं कि आप अपने आप को सुरक्षित रखें और इस प्लाज्मा दान के संबंध में ललितपुर के विभिन्न संगठन, सेवाभावी संगठनों ने जो प्लाज्मा
दान करने के लिए प्रेरित किया है लोगों को। हम उनसे भी बात करेंगे, जुड़े रहिए, बने रहिए ललितपुर लाइव। बताएं। मेरा नाम अज्जू बाबा है, मैं मुक्ति संस्था ललितपुर का अध्यक्ष हूँ, उत्तर प्रदेश व्यापार मंडल का जिला महामंत्री हूँ। मेरी संस्था पिछले 10 सालों से जनसेवा के कार्यक्रम में लगी हुई है। इस समय पे कोरोना की वजह से जो प्रकोप फैल रहा है इसका, इसमें झांसी या तमाम अन्य जगह से मरीजों की प्लाज्मा की डिमांड आ रही है, जिसमें प्लाज्मा से एंटीबॉडी निकाल करके मरीज को चढ़ाई जाती है। इसके लिए ललितपुर में ना तो कोई जांच का कोई केंद्र है, ना यहाँ पे प्लाज्मा सेपरेटर मशीन है। इसके लिए लोगों को झांसी जाना पड़ रहा है। झांसी में 2 जगह पे कोई सुविधा है, एक है आपके मेडिकल कॉलेज में, दूसरा है सिर्फ एक पैथोलॉजी प्राइवेट परख पैथोलॉजी, वहाँ पे सुविधा। इसके अलावा पूरे झांसी में कहीं कोई सुविधा नहीं है। समस्या ये आ रही है कि ललितपुर से लोग, बहुत सारी संस्थाएं यहाँ से प्लाज्मा डोनर को उनको जो है तैयार करके झांसी ले जा रहे हैं। झांसी में पिछले 3 दिन से कोरोना की एंटीबॉडी टेस्ट करने की किट नहीं है मेडिकल कॉलेज में। प्राइवेट में जो किट है उनके मनमाने दाम है, वो 2 से 3 घंटे लगाते हैं पहले एंटीबॉडी टेस्ट करने में। इसके बाद प्लाज्मा जो निकालते हैं ब्लड से, उसमें करीब 1.5 घंटे और लगाते हैं। समस्या ये आ रही है कि जो प्लाज्मा डोनर यहाँ से जा रहे हैं उनको 6 घंटे करीब उस माहौल में रहना पड़ रहा है, जो सबसे ज़्यादा खतरनाक उनके लिए भी हो सकता है। इसके अलावा दूसरी सबसे बड़ी समस्या, जिससे कोई जनप्रतिनिधि ध्यान नहीं दे रहा है, ना ललितपुर का, ना झांसी का, चाहे सांसद महोदय हैं, चाहे विधायक महोदय हैं। मैं साफ कहना चाहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से कि वो लोग घर में बैठे हुए हैं। समस्या ये आ रही है कि अस्पताल में ना तो टाइम पे एंटीबॉडी चेक हो रही है, ना टाइम पे प्लाज्मा चढ़ाया जा रहा है। मैं पिछले 3 दिन से देख रहा हूँ कि जिन लोगों को मैंने शाम को 6 बजे प्लाज्मा दे दिया है, जिनके मरीज के अटेंडेंट को, उनको कल सुबह 1 बजे तक, परसों मैंने प्लाज्मा शाम को 6 बजे दिया, कल दोपहर में 1 बजे तक प्लाज्मा नहीं चढ़ाया गया। मरीज के अटेंडेंट को एक बहुत ज़्यादा तकलीफदेह स्थिति में मतलब बता दिया था कि आपका मरीज सीरियस, आप प्लाज्मा लेकर के आइए, रेमडेसिविर इंजेक्शन लेकर के आइए। इसमें मैं साफ कह रहा हूँ, प्रशासन पे, अस्पताल प्रशासन पे, मेडिकल कॉलेज झांसी प्रशासन पे आरोप लगा रहा हूँ कि इसकी जांच की जाए अधिकारियों के द्वारा। ये क्या कर रहे हैं कि प्लाज्मा मंगवाते हैं, प्लाज्मा एक डोनेशन में 2 यूनिट बनती हैं। ये अज्ञानता के कारण पेशेंट के अटेंडेंट को 1 यूनिट देते हैं, उसको भी चढ़ाते हैं कि नहीं चढ़ाते ये तो विषय मैंने आपको बताया, दूसरा यूनिट ये बेच रहे हैं। साफ कह रहा हूँ मैं, रेमडेसिविर इंजेक्शन मंगाए जा रहे हैं, इनको ये टाइम पर लगाते नहीं है, उसमें से बेच रहे हैं। बेचता कौन है? जब एक पेशेंट के मंगवा लिए, दूसरे का अटेंडेंट को वो उनके ही दलाल घूमते हैं, वो कहते हैं आपको हम दिलवा देंगे अस्पताल से। एक पेशेंट के लिए 6 इंजेक्शन मंगवाए, 2 उसको लगाए, 4 बेच दिए, 4 लगाए, 2 बेच दिए, या 2 मंगाए, 1 भी नहीं। अभी तक लगभग 10 लोगों के लिए हम प्लाज्मा डोनेट करवा चुके हैं, और ये संख्या सुनने में जरूर कम है, लेकिन जिस प्रकार का माहौल है, उस प्रकार के माहौल में 10 लोगों के द्वारा 10 लोगों की ज़िंदगी बचाने के लिए जो आगे आना, ये बहुत बड़ी बात है। समस्या ये है कि प्लाज्मा डोनेट वही व्यक्ति कर सकता है जो कोविड पॉजिटिव होकर के नेगेटिव हो गया हो और उसको 1 महीने से 6 महीने का समय हो गया हो, वही व्यक्ति डोनेट कर सकता है। फिर उनमें से हम उस तक पहुंच पा रहे कि नहीं पहुंच पा रहे, कौन व्यक्ति पॉजिटिव हो चुका, नेगेटिव है। इसमें सबसे बड़ी कमी है कि जब प्रशासन ने ऐसे लोगों का इलाज किया है सरकारी अस्पतालों में, तो उन्होंने उनका रिकॉर्ड अपने पास क्यों नहीं रखा, और अगर उनके पास रिकॉर्ड है तो उन लोगों को रिकॉल क्यों नहीं कर रहे हैं। सरकार को चाहिए कि यदि लोगों की जान वाकई में बचाना चाहते हैं तो ये ऐसे लोगों का रिकॉर्ड अपने पास से निकालें जिनको उन्होंने ठीक किया है, उनको रिकॉल करें और उनका प्लाज्मा लेकर के ऐसे मरीजों को ठीक करें। आज स्थिति इतनी बद से बदतर है कि लोग भटक रहे हैं, भीख मांग रहे हैं, प्लाज्मा के लिए भीख मांग रहे हैं, आपके रेमडेसिविर इंजेक्शन के लिए लोग अपना घर बार गिरवी रख के जैसे भी हो ये प्रयास में लगे हैं। और अस्पताल प्रशासन के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर इतनी अमानवीय तरीके से उनके साथ व्यवहार किया जा रहा है। ऑक्सीजन के नाम पर 600 रुपये घंटे लिए जा रहे हैं और इन इंजेक्शनों को और प्लाज्मा को बेचा जा रहा है। ये अमानवीय कृत्य है, इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सांसद, विधायक, डीएम सबसे मैं अनुरोध करता हूं कि आगे आइए। यही समय है, इस समय आपकी ज़रूरत है जनता को। अगर इस समय आप लोगों ने मदद नहीं करी तो आप लोग भूल जाइए कि अगला चुनाव को भी आप ललितपुर से गया था प्लाज्मा देने आलोक मयूर के लिए, और प्लाज्मा देने में कोई भी किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आती है, क्योंकि मैं तो हार्ट पेशेंट भी हूँ। मुझे कोई दिक्कत नहीं आई तो आम आदमी को तो आगे आना चाहिए भाई। तो क्यों आगे नहीं आ रहे हैं प्लाज्मा देने के लिए? कुछ इतनी संकुचित मानसिकता के लोग हैं जो कहते हैं कि हम नहीं दे पाएंगे। हमारे एक मित्र हैं, बोले मैं 56 साल का हूँ और मैं नहीं दे सकता। क्यों नहीं दे सकते भाई? जब मैं हार्ट पेशेंट होकर प्लाज्मा डोनेट करने गया तो हर आदमी को आगे आना चाहिए भाई। क्योंकि मैं बुंदेलखंड विकास सेना का सेना प्रमुख हरीश कपूर टीटू, मैंने प्लाज्मा डोनेट किया और कुछ भी महसूस नहीं हुआ और उत्साहित और हौसला बढ़ा, क्योंकि लोगों ने जिस तरह इस बात को अप्रिशिएट किया और शुभकामनाएं दी और बधाई दी कि आपने प्लाज्मा डोनेट किया।
मैं आपको बताऊं, जितने भी कोरोना पेशेंट हैं और वो प्लाज्मा दे सकते हैं, प्लाज्मा डोनेट करके वो लोगों की जान बचा सकते हैं। हम तो बुंदेलखंड की लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन बुंदेलखंड में आदमी रहेगा, इंसान रहेगा, तब तो बुंदेलखंड का महत्व है। इसलिए मैं सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लाज्मा डोनेट करें, कोई कमजोरी कोई वीकनेस नहीं। और सबसे बड़ी बात ये है, खून तो आपका वापस दे ही दिया जाता है, उसमें से सिर्फ प्लाज्मा निकाल लिया जाता है, तो इसलिए किसी तरह की कमजोरी नहीं आती है, लेकिन दूसरा व्यक्ति की जान बचती है, ये महत्वपूर्ण है। आपने प्लाज्मा दिया तो एंटीबॉडी के अंतर्गत चिकित्सकों ने आपको क्या बताया? देखिए, चिकित्सकों ने ये कहा कि ये किसी तरह के कोई बॉडी को नुकसान नहीं पहुंचाता है, और हमारी 138 एंटीबॉडी निकली। उन्होंने कहा आप दे सकते हैं, और एक व्यक्ति 2 लोगों की जान बचा सकता है, 2 सीसी। हॉस्पिटल में ये जरूर बेईमानी हो रही है, हम लोग डोनेट करके आते हैं दो लोगों के लिए, और वो 1 लोगों को चढ़ाते हैं, और हम लोगों को ये लग रहा है कि एक वो देश देते हैं। ये थोड़ी सी प्रशासन, जिला प्रशासन और प्रदेश सरकार इस बात पे गौर करे कि हम लोग अपनी जान पे खेल के इस तरह की चीजें कर रहे हैं, और लोग जा रहे हैं कोरोना पेशेंट के बीच में, तो ये लोग उसको धंधा ना बनाएं। मेरा नाम अंकुर जैन सानू बाबा है। मैं ललितपुर सेवा ग्रुप रजिस्टर्ड का अध्यक्ष हूँ, और प्लाज्मा दान करने के लिए ललितपुर सेवा ग्रुप ने एक मुहिम छेड़ी हुई है। सभी लोगों को जागरूक कर रहा है, सभी लोगों को प्लाज्मा डोनेट के लिए झांसी तक ले जा रहा है, और प्लाज्मा डोनेट के लिए कह रहा है सबसे। जनपद के जो अच्छे चिकित्सक हैं वो आगे आकर इस बात का सॉल्यूशन करें, क्योंकि कई लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि प्लाज्मा देने के बाद लोगों में कमजोरी आ जाती है, इम्यूनिटी कम हो जाती है। ऐसा कुछ भी नहीं है। बात हुई है डॉक्टरों से, कोई इम्यूनिटी कम नहीं होती है, कोई कमजोरी नहीं आती। प्लाज्मा देने के बाद आप वैसे ही रहते हैं जैसे प्लाज्मा देने के पहले थे। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. श्री साई ब्यूटी पार्लर, थ्रेडिंग, हेयर कटिंग, ब्लीच, फेशियल, स्किन ट्रीटमेंट, दुल्हन मेकअप, साइड मेकअप। हमारे यहाँ ब्रांडेड कंपनी के फेशियल उचित रेट पर किए जाते हैं। दुल्हन लहंगा, साइड लहंगा, ज्वेलरी किराए पर दी जाती है, और हमारा पता है नमामि कॉम्प्लेक्स, किलेदार मार्केट, महावीरपुरा, ललितपुर। मोबाइल नंबर 8707414900। इस खबर के सह प्रायोजक है पैराडाइज कलेक्शन एंड शूट स्टोर, रेलवे स्टेशन रोड, ललितपुर। इस खबर की सह प्रायोजक संस्कार वैली एकेडमी स्कूल, महारानी रोड, मसौरा कला, ललितपुर।